अब दूसरी एग्जांपल करते हैं इसी नोट मेकिंग की। तो ये अब दूसरी जो स्क्रीन है आपके सामने है दूसरी एग्जांपल की, इसका स्टेप 1। तो उसी तरह से सबसे पहले ये है कि आपने टेक्स्ट को थॉरली पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो मैं पहले इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। List of articles lost by railway travelers and now on sale at a Great London station has been published, and many people who read it have been astonished at absent-mindedness of their fellows. If statistical records were available on the subject, however, I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. It is the efficiency of human memory that compels my wonder. Modern man remembers even telephone numbers. He remembers addresses of his friends. He remembers the dates of good vintages. He remembers appointments for lunch and dinner. His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers. He can tell you what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel at which he had a wild meal during the summer. In his ordinary life, again, he remembers almost everything that he is expected to remember. How many men in all London forget a single item of clothing when dressing in the morning? Not one in 100, perhaps not one in 10,000. How many of them forget to shut the front door when leaving the house? Scarcely more. And so it goes on through the day, almost everybody remembering to do the right things at the right moment till it is time to go to bed. And then the ordinary man seldom forgets to turn off the lights before going upstairs. तो ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा, लेकिन आपको बहुत आस्था से पढ़ना है, इसको समझ के पढ़ना है। जितना आराम से पढ़ोगे, सोच के पढ़ोगे तो ज़्यादा समझोगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसको आपने समझना है, क्योंकि इसी में से फिर आपने नोट्स निकालने हैं। तो ये अब इसका अगला स्टेप है जो ये है कि स्टेप नंबर 2, मतलब इसके जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना। तो ये मैंने अंडरलाइन करके छोड़ दिए हैं। लिस्ट ऑफ आर्टिकल लास्ट पीरियड ट्रेवल से एक पॉइंट बनता है इस तरह से, मैनी पीपल हु रेड इट हैव बीन एस्टॉनिश्ड एट एब्सेंट माइंड्स वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है। एक्चुअली ये जो मैं समझता हूँ ये पॉइंट्स हैं जो अंडरलाइन करने के लायक हैं, मेन पॉइंट्स हैं। इनको हमने पॉइंट्स के तौर पर निकालना है, नोट मेकिंग के लिए नोट्स बनाना है। ये स्टेप 2 है इसका, जो हमने यहाँ ऊपर ही लिखा है इसके। तो ये स्टेप 3 होता है दोबारा इसको री रीडिंग द टेक्स्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको री रीड करना टेक्स्ट को। तो ये टेक्स्ट को री रीड करने के लिए फिर वही बात है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो, जब आपने स्टेप 1 में इसको अच्छी तरह से स्टडी किया है तो यू डोंट नीड टू री रीड इट। तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। तो इस वक्त अब आपके स्क्रीन के सामने है स्टेप 4 और स्टेप 5, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि स्टेप 4 और स्टेप 5 को भी आप इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन स्टेप 4 में क्वेश्चंस उठाने हैं और स्टेप 5 में उनका आंसर देना। यहाँ मैंने वही फॉर्मेट इख्तियार किया। आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, दोनों स्टेप्स को साथ में क्वेश्चन और साथ में आंसर, तो ये बनता भी है ऐसे ही। तो अब आपके स्क्रीन पर अब वही उस तरह से क्वेश्चंस उठाए हमने टेक्स्ट पे, तो आंसर्स भी देने की कोशिश की है, तो जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए इसकी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्स्ट अबाउट। जाहिर है ये पहला क्वेश्चन ही होगा हमेशा, टेक्स्ट इज अबाउट ह्यूमन फॉरगेटिंग। तो ये इससे पता चलेगा हमें कि ये इसका टाइटल है, हेडिंग बन सकता है ये पहला पॉइंट। हाउ फाउंड, ये ह्यूमन फॉरगेटिंग टेक्स्ट का टाइटल होगा, ये इसी के बारे में है। ये कैसे पता चला, सवाल उठता है। बाय रीडिंग लिस्ट ऑफ ट्रेवलर्स लास्ट आर्टिकल्स। तो ट्रेवलर्स लास्ट आर्टिकल्स, जो ट्रेवलर्स ने जो चीज़ें खोई उन चीज़ों को की लिस्ट को पढ़ के पता चलता है कि ह्यूमन फॉरगेटिंग होती है। तो फिर अगला सवाल उठता है, फिर इस फॉरगेटिंग से इफेक्ट क्या आता है, सवाल है। तो इंसान हैरान रह जाता है। एस्टोनिशमेंट एट एब्सेंट माइंडनेस, एक्चुअली एस्टोनिशमेंट एट एब्सेंट माइंडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फिर अगला सवाल इसी से बनता है, आथर्स बिलीफ, कि वो आथर यकीन करता है इस पर, नहीं, क्योंकि
जब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट को ओरिजिनल जो उसमें है, तो वो ये एक्सप्रेस करता है डाउट, आथर इस पे अब डाउट एक्सप्रेस करता है, ये दिखाऊंगा मैं आपको इसमें। फिर उसके बाद है आथर्स बिलीफ, आथर का बिलीफ क्या है, मतलब ये है इसका बिलीफ, डाउट अबाउट इट। तो फिर डाउट जब खड़ा होता है तो फिर क्या और काउंटर आर्गूमेंट्स है इसके, ह्यूमन रिमेंबर मच, उसकी एग्जांपल्स दी है इसने। तो ये हमने क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की है, तो इससे हमें हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन पे आपने कहाँ से जो जो मैं बोल रहा था स्क्रीन पे देखने के लिए, तो ये है स्क्रीन पे कि किस तरह से डाउट एक्सप्रेस करता है। लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लास्ट बाय रेलवे ट्रैवलर्स हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड मैनी पीपल हु रेड इट हैव बीन एस्टोनिश्ड एट एब्सेंट माइंडनेस ऑफ देयर फेलोज। तो यही एक्चुअली सवाल उठाया हमने यहाँ। Text is about human beings by reading list of travelers last by articles, last travelers last articles, तो astonishment at absent mindedness। तो वो उसके बाद है doubt about it एक्सप्रेस करता है। ये फिर स्क्रीन दिखाता हूँ मैं आपको। तो if stat यहाँ से बता रहा है if statistical records are available on the subject, however I doubt whether it would be found। तो साफ जाहिर है कि ये डाउट करता है कि आया कि ऐसा ये हो सकता भी है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ हमने लिखा डाउट अबाउट इट। तो अब काउंटर आर्गूमेंट क्या है, ह्यूमंस रिमेंबर मच, ह्यूमंस जो है बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। तो ह्यूमंस रिमेंबर मच ये एक्चुअली यहाँ से आगे सारा का सारा काउंटर आर्गूमेंट ही है। ये है इट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माई वंडर, और यहाँ से आगे सारा का सारा यही है कि किस तरह से ये सब कुछ जो है अंदाज़ा देता है कि ह्यूमन मेमोरी जो है एफिशिएंट है। तो इसमें कई चीज़ें हैं। फिर एग्जांपल्स के तौर पर जो यहाँ इसने कहा कि एग्जांपल्स दिए हैं इसने इसके काउंटर आर्गूमेंट में, तो ये एग्जांपल्स यहाँ से शुरू होती हैं। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, ही रिमेंबर्स एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, डेट्स ऑफ गुड विंटेजेस, अपॉइंटमेंट फॉर लंच एंड डिनर, नेम्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डर्स, ये वगैरह वगैरह जो ये नीचे सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको यहाँ हमने एक लिस्ट में डाल दिया है अलग से करके पॉइंट स्टेप 6 में कि ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी तरह से एक्सप्रेस होते हैं। तो ज़ाहिर है यही मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे फिर ये पॉइंट्स निकल आते हैं। पहला पॉइंट आ गया ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस, ये ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस, तो पहला पॉइंट आएगा, यही टाइटल है इसका। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो है, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लास्ट बाय रेलवे ट्रैवलर्स, उसको पब्लिश किया गया, हैज़ बीन पब्लिश्ड, तो ये दूसरा पॉइंट है। लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स फॉरगेटन बाय रेलवे ट्रैवलर्स पब्लिश्ड, और तीसरा पॉइंट है एस्टॉनिशमेंट ऑन सच फॉरगेटफुलनेस बाय ह्यूमन बीइंग्स, तो ये तीसरा पॉइंट हमने मैनी पीपल हु रेड इट हैव बीन एस्टॉनिश्ड एट एब्सेंट माइंडनेस ऑफ देयर फेलोज, तीसरा पॉइंट इसी से बनता है। और चौथा पॉइंट है एक्सप्रेसिंग डाउट अबाउट द ट्रूथ ऑफ सच स्टेटमेंट, तो ये फिर चौथा पॉइंट बनता है। If statistical records are available on the subject, however, I doubt whether it would be found। यही है डाउट एक्सप्रेस किया इसने, क्योंकि ये काउंटर कर रहा आर्गूमेंट्स को, तो इसने एक्सप्रेस किया डाउट। तो डाउट जब एक्सप्रेस किया तो फिर है पांचवा पॉइंट, काउंटर एविडेंस क्या है, प्रोवाइडिंग काउंटर एविडेंस। तो काउंटर एविडेंस में पांचवें पॉइंट के को लेके जो है इसकी वो सारी चीज़ें इसने जो वहाँ से आगे जो लिखा है इसने, वो सब आता है काउंटर एविडेंस में। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स, ये सारी चीज़ें, मैं रिमेंबर्स टेलीफोन नंबर्स, एड्रेसेस ऑफ फ्रेंड्स, गुड विंटेजेस की डेट्स वगैरह वगैरह, और ये रूटीन थिंग्स भी दो में इसको मैंने डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप में वो ये चीज़ें जो जनरल याद रखने वाली चीज़ें वो याद रखता, लेकिन वो याद रखता है रूटीन थिंग्स भी। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, तो ये भी याद रखता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ इसको दो काउंटर आर्गूमेंट्स में तकसीम किया है। ह्यूमन बीइंग्स रिमेंबर मच एक पॉइंट, दूसरा इसका पॉइंट है दे रिमेंबर मैनी ऑर्डिनरी रूटीन्स एंड थिंग्स। तो ये दो पॉइंट्स बनते हैं, इनके आगे मिसाल में सारे पॉइंट्स आते हैं। तो ये दो पॉइंट्स
अलग हो जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स को मैं यहाँ फुल स्क्रीन पे लिख लेता हूँ। ह्यूमन बींग्स रिमेंबर मच। अब इसमें क्या करते हैं रिमेंबर? टेलीफोन नंबर्स, एड्रेसेस ऑफ फ्रेंड्स, डेट्स ऑफ गुड विंटाजेस, अपॉइंटमेंट फॉर लंच एंड डिनर, नेम्स ऑफ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, मर्डरर्स, पास्ट वेदर, हैविंग वाइल्ड मील एट सम होटल। तो ये रिमेंबर करता है। इसके अलावा रूटीन थिंग्स जो ऑर्डिनरी रूटीन्स हैं, टेकिंग अप्रोप्रिएट क्लोथिंग व्हेन ड्रेसिंग अप इन द मॉर्निंग, शटिंग द फ्रंट डोर व्हेन गोइंग आउट, स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन गोइंग टू बेड। ये 3 पॉइंट्स रूटीन थिंग्स में से भी निकलते हैं। तो 2 पॉइंट्स बनते हैं इसके याद रखने के। तो ये निकल के आता है पूरा जो छठे पॉइंट में ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। बड़े स्क्रीन में ये पॉइंट अलहदा से मैंने लिखा ताकि फिर आपको दिखाई दे अच्छी तरह से स्क्रीन पे। ये इसका दूसरा पॉइंट है, तो आप इसको फिर दोबारा से देख सकते हैं। टेकिंग अप्रोप्रिएट क्लोथिंग व्हेन ड्रेसिंग अप इन द मॉर्निंग, शटिंग द फ्रंट डोर व्हेन गोइंग आउट, स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन गोइंग टू बेड। ये दूसरा पॉइंट भी फुल स्क्रीन। अब इकट्ठा जो है वो यहाँ मैंने किया है इसको, ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस। ये एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे लिखोगे वो यहाँ दिया हुआ है। और फॉर्मेट को आपको मैंने पहले पार्ट में बता दिया है। थोड़ा सा मैं आपको फिर रिवाइज करता हूँ। ये है फॉर्मेट, टॉपिक की हेडिंग आएगी, उसके बाद पॉइंट 1, फिर उसके सब पॉइंट्स, फिर पॉइंट 2 अगर इसके सब पॉइंट्स वो भी यहाँ आएंगे, फिर सब पॉइंट 3 अगर इसके सब पॉइंट्स हैं तो वो इस तरह से सब पॉइंट्स आएंगे, और सब पॉइंट्स के अगर सब पॉइंट्स हैं तो वो इधर आ जाएंगे नीचे। तो ये मैंने बताया था स्टेयरकेस फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट स्टेयरकेस फॉर्मेट। तो इसमें आपने इसको एक्सप्रेस करना है, तो वही हमने यहाँ किया है स्टेयरकेस फॉर्मेट में। इसको यहाँ पर डाल दिया हमने इसका फॉर्मेट। ये तो स्टेयरकेस फॉर्मेट में ऊपर से हेडिंग आई, उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इसके चौथे पॉइंट के 2 सब पॉइंट्स हैं, ए और बी, ह्यूमन बींग्स रिमेंबर मच। और इस ए पॉइंट के 7 सब पॉइंट्स सब पॉइंट्स हैं। तो और बी के 3 सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाया था। ये जो ये वाला पॉइंट है प्रोवाइडिंग काउंटर एविडेंस, इसके ये 2 पॉइंट्स हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स रिमेंबर मच, दे रिमेंबर मैनी ऑर्डिनरी रूटीन्स, और इनके ये नीचे पॉइंट्स हैं, एक्चुअली एग्जांपल्स हैं सारी। तो यही हमने यहाँ बता दिया है इस फॉर्मेट में पूरा लिख के। तो ये सीधे फॉन्ट में ये एक्चुअली ये है, जैसे हैंड रिटन फॉर्मेट है। ये मैंने लिखा है इसलिए कि ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मेट कैसा हो वो भी नज़र आए आपको। और ये इसका जो दूसरे फॉन्ट में मैंने लिखा ताकि पढ़ना आसान हो जाए, आप पढ़ सकते हो इसको। तो ये सेम उसी तरह से फॉर्मेट, ये देखो लेटर फॉर्मेट, ये स्टेयरकेस फॉर्मेट है, वही यहाँ हमने इसको लिख दिया है। तो ये अब पूरे स्क्रीन पर आपके सामने है ये 4 पॉइंट्स। List of articles forgotten by regular travelers published, astonishment on such forgetfulness by human beings, expressing doubt about the truth of such statement, providing counter evidence। ये 4 के 4 पॉइंट्स पूरे स्क्रीन पे। और ये चौथा पॉइंट, इसको फुल स्क्रीन फिर किया ताकि फिर दोबारा आप इसको पढ़ सकें। ये यहाँ मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में। ये शॉर्ट फॉर्मेट मतलब एब्रीवेशंस का यूज़ करके, यूजिंग ऑफ एब्रीवेशंस। ये दोबारा मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ स्क्रीन पे पूरे। लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स फॉरगॉटन बाय रेलवे ट्रेवलर्स पब्लिश्ड। अब ये देखो यहाँ पर पब्लिश्ड लिखा हुआ है पूरा। तो अगर अब आपने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना तो ये बनेगा आर्टिकल लिस्ट फॉरगॉटन बाय रेलवे ट्रेवलर्स पब्लिश्ड, ये PBLSHED। तो पब्लिश्ड जो है शॉर्ट लिखा हमने, और यहाँ इसका बताया पब्लिश्ड। ये आर्टिकल्स को भी शॉर्ट किया, ART, और इसका की बताई यहाँ। ये एक्चुअली ये कौन सी एब्रीवेशन, ये एब्रीवेशंस हमने यूज़ की हैं इन वर्ड्स के लिए।
वर्ड ग्रुप के लिए। तो ये एब्रीवेशंस हैं, ये एक्चुअल वर्ड्स हैं। तो मैंने कह दिया था आपको कि एब्रीवेशंस क्या होती है, टाइम बचाती है, लेकिन वो जनरल जो एब्रीवेशंस हैं जो जनरली चलती हैं वही लिखनी चाहिए आमतौर से, नई नहीं बनानी चाहिए। तो खैर अगर आप नई भी बनाते हो उस वक्त आपको फ़ौरन दिमाग में आ जाती है तो आसानी होती लिखने के लिए, तो वो भी ठीक है। जैसे ये ह्यूमन बींग्स HBS लिखा हमने, तो ह्यूमन बींग्स के लिए हमने HBS यहाँ भी यूज़ किया, और ह्यूमन बींग्स के लिए यहाँ भी यूज़ किया है HBS। तो दो जगह पर इसका यूज़ हो गया, शॉर्ट हमारा टाइम बच जाएगा, फुल ह्यूमन बींग्स लिखने के बजाय HBS लिखा। इस तरह से स्टेटमेंट STMT लिखा, तो स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट के बजाय STMT, तो शॉर्ट छोटी से वर्ड्स में। प्रोवाइडिंग काउंटर एविडेंस के लिए PRVD लिखा, प्रोवाइडिंग। तो प्रोवाइडिंग काउंटर एविडेंस छोटा लिखने से टाइम बच सकता है। इस तरह से नीचे जितनी भी हमने एब्रीवेशंस लिखी हैं वो उनको हवाला यहाँ दिया है, कौन से वर्ड्स को एब्रीवेट किया गया है, वो हमने एक की भी बनानी है, वो भी देनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं है कि आप कौन सी की यूज़ करते हो किस वर्ड के लिए, यानी एब्रीवेशन क्या है उस वर्ड को के लिए, तो वो ये बतानी है, एक्सप्रेस करनी ज़रूरी है। तो यही मैं अब यहाँ बड़े स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखो पब्लिश्ड को हमने उसी तरह से ये दिखा है कि ये एब्रीवेशन के तौर पर HBS को एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ किया, STMT को एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ किया, PRBD को एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ किया, और ये यहाँ सारा दिया हुआ है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 के लिए भी कई एब्रीवेशंस का हमने यूज़ किया है, और ये भी यहाँ पर कीबोर्ड में, ये की में जो टेबल है यहाँ हमारा कीज़ का, वो भी इसमें भी ये दिखाया गया है। तो एब्रीवेशंस को भी इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम, मतलब आपके पास इतना माइंड फोकस्ड है इस तरह से कि आप ये एब्रीवेशन फ़ौरन लिख सकते हो और पता है आपको कि ये एब्रीवेशन इसकी आ जाएगी, तो तब फायदा है, नहीं तो पूरा लिखना ही बेहतर है सीधा, जैसे यहाँ हमने लिखा है फुल वर्ड्स को कोई एब्रीवेटेड फॉर्मेट में नहीं है। तो बुनियादी मकसद नोट मेकिंग का ये है कि आप उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के टेक्स्ट को बखूबी समझ जाओ, वही जो टेक्स्ट बता रही उसकी मेन चीज़ें क्या है, वो क्या बताना चाहती है, उसको समझने के लिए। तो पॉइंट्स जब आप निकाल सकते हो, चाहे फुल वर्ड्स निकालो या उनको एब्रीवेटेड फॉर्मेट में लिखो, तो ये तो लिखने के लिए आसानी के लिए जो है एब्रीवेशंस का यूज़ बताया जाता है। तो इस तरह से ये है आपका पूरा, मतलब जो हमने एग्जांपल देनी थी वो मुकम्मल होती है। तो अब हम अगली एग्जांपल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम अगली एग्जांपल करते हैं, देखते हैं एग्जांपल 3 में भी फिर इसको कोशिश करते हैं समझने की। तो इस एग्जांपल में हम अब पढ़ रहे हैं इसका स्टेप जो आपके स्क्रीन पे है, स्टेप 1। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो उसमें पढ़ना होता है खाली, जो भी पैसेज आपके सामने है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो जाहिर है कि मैं तो तेज़ी से पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी, लेकिन आप बहुत आराम से पढ़ोगे जब कोई भी पैसेज आपने अटेम्प्ट करना है उसको, उसके नोट्स के लिए। तो मैं अब पढ़ना शुरू करता हूँ। Pheasants are shy, charming birds known for their brilliant plumage. These beautiful birds occupy an important niche in nature's scheme of things. Of the 900 bird species and 155 families, the pheasants belong to the order Galliformes and family Phasinidae. The Galliformes are known as game birds, and this includes pheasants, partridges, quails, grouse, francolins, turkeys, and megapods.
There are 51 species of pheasants in the world, and these are shown in the identification chart brought out by the Environment Society of India, ESI. The purpose of this chart is to create awareness among members of the school eco clubs under the National Green Corps (NGC) of the Ministry of Environment and Forest, Government of India. Except for the Congo peafowl, all the other pheasants are from Asia. Scientists believe that all pheasants originated from the Himalayas and then scattered into Tibet, China, Myanmar, South and Southeast Asian countries, as well as the Caucasus Mountains. The jungle fowl and peafowl spread to South India and Sri Lanka long before the early settlers established themselves in the Indo-Gangetic Plain. About a third of all the pheasants in the world are found in India. The male blue peafowl, the peacock, is the best known member of the pheasant family and is India's national bird. It occupies a prominent place in India's art, culture and folklore. तो अब आपके स्क्रीन पर स्टेप 2 है इसका। तो स्टेप 2 में हम अंडरलाइन करते हैं, जैसे कि आपको पहले ही पता है। तो अंडरलाइन करना है सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन किया जाता है। यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है जो मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले, pheasants are shy, charming birds known for their brilliant plumage, ये मैंने अंडरलाइन किया। The pheasants belong to the order Galliformes and family Phasanidae, इसमें the Galliformes are known as game birds, इसको मैंने अंडरलाइन किया। 51 species of pheasants in the world, और the identification chart brought out by the Environment Society of India, ESI, इसका पर्पस भी लिखा, मैंने इसको अंडरलाइन किया। The purpose of this chart is to create awareness among members of school eco clubs under the National Green Corps NGC। और फिर जो अगला पॉइंट मैंने इसमें अंडरलाइन किया, ये आपके स्क्रीन पर, pheasants are from Asia, originated from Himalayas। फिर लास्ट में, about a third of all the pheasants in the world are found in India। The peacock is the best known member of the pheasant family, और इसी को कहते हैं नेशनल बर्ड। ये आपके स्क्रीन में पॉइंट नंबर, स्टेप नंबर 2 दिया है। तो हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में फिर दोबारा पढ़ना होता है, री रीडिंग द टेक्स्ट। तो री रीड करने के लिए वही मैंने कहा, अगर आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है स्टेप 1, आपको पहले ही थॉरो स्टडी है उसकी, तो स्टेप 3 को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हम चल आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 पर, स्टेप 4 में और स्टेप 4 में सवाल उठाने हैं, स्टेप 5 में उनके जवाब, और इन दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर इसी तरह से है। स्टेप 4 के क्वेश्चंस और स्टेप 5 के आंसर्स इकट्ठे किए हैं मैंने इसमें स्क्रीन पे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा। टेक्स्ट इज अबाउट फेजेंट्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टेक्स्ट अबाउट? आंसर इसका, टेक्स्ट इज अबाउट फेजेंट्स। दूसरा क्वेश्चन, वेयर फाउंड? एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया। ये हमें इधर से पता चलता है, फेजेंट्स के बारे में ही है ये, तो टेक्स्ट इज अबाउट फेजेंट्स। दूसरा पॉइंट इसका, एशिया, वेयर फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जहाँ पर दिया हुआ है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फेजेंट्स आर फ्रॉम एशिया, यानी कि फेजेंट्स आर फाउंड इन एशिया। उसके बाद एशिया पर्टिकुलरली इंडिया, ये 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये एक्चुअली यहाँ दिया हुआ है। About a third of all the pheasants in the world are found in India। फिर ओरिजिन, कहाँ से शुरुआत हो गई इनकी? हिमालयाज में शुरुआत हुई, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज, फेजेंट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज। व्हेन, अब कब ये ओरिजिनेट हुए? ये फिर यहाँ से आंसर जो है, आंसर में है लॉन्ग बिफोर इंडो गैंजेटिक प्लान सेटलमेंट्स। ये The jungle fowl and pheasant fowl spread to South India and Sri Lanka long before the early settlers established themselves in the Indo-Gangetic plains। तो
मतलब आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ से आया। विच बर्ड्स, कौन से बर्ड्स? ऑर्डर गैलीफॉर्मिस, गेम बर्ड्स। ये विच बर्ड्स का आंसर ये गैलीफॉर्मिस ऑर्डर में, और फैमिली इनकी फेजिनिडे, ये भी यहाँ हमारे इसमें लिखा हुआ गैलीफॉर्मिस और फैमिली फेजिनिडे। फिर स्पीशीज काउंट कितना है? 51। हमें इधर से मिलता है 51 स्पीशीज। देयर आर 51 स्पीशीज ऑफ फेजेंट्स इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ESI चार्ट। तो ये पहले ही हमने पढ़ा, यहाँ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ESI चार्ट। And these are shown in the identification chart brought out by the Environment Society of India. इसका source of information यही है, ESI, Environment Society of India. What is the purpose of ESI chart? The purpose of this ESI chart is to create awareness among the members of the school eco clubs under the National Green Corps, NGC। मतलब यही लिखा हमने। पर्पज ऑफ क्या है ESI चार्ट का? क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्कूल eco clubs under NGC। विच इज़ द बेस्ट नोन मेंबर? पीकॉक, इंडियाज नेशनल बर्ड। ये बेस्ट नोन मेंबर है इनमें, ये पढ़ा हमने लास्ट में। द मेल ब्लू पीफॉल द पीकॉक इज द बेस्ट नोन मेंबर ऑफ द फेजेंट फैमिली। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाते हैं यहाँ हमारे स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 में, और इससे हमारे बनते हैं स्टेप नंबर 5 के पॉइंट्स। ये स्टेप नंबर 6 के पॉइंट्स, 5 के पॉइंट्स नहीं, 6 के पॉइंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा, इसमें ये जो है ये ESI चार्ट क्या है, यहाँ मैं दिखाता हूँ ये आपको। फिर इसमें वापस जाके ये ESI चार्ट क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ एनवायरनमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। और फिर जो अगला जो पॉइंट है यहाँ पर NGC क्या है, तो यहाँ फिर आपके स्क्रीन पे NGC मतलब नेशनल ग्रीन कॉर्प्स ये दिया हुआ है यहाँ पर। यही हमने शॉर्ट में लिखा नोट्स में जाके। नोट्स में ये क्वेश्चन लिखना है, ESI सीधा शॉर्ट में एब्रीवेशन दी हुई है, यहाँ पहले हुई हमने वही लिखा, और NGC दिया हुआ यहाँ पर, यही हमने लिख दिया। तो इस तरह से बनता है ये पॉइंट्स इसके। फेजेंट्स, शाई बर्ड्स विद ब्राइट प्लूमेज फाउंड लार्जली इन एशिया स्पेशली इंडिया। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं पॉइंट्स में अलग अलग करके। किस तरह से? ये पॉइंट्स यहाँ जो हमने निकाले सवाल उठा के, अब पॉइंट्स बन गए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स अलग करके। फेजेंट्स कैसे हैं? शाई बर्ड्स विद ब्राइट प्लूमेज फाउंड लार्जली इन एशिया स्पेशली इंडिया, ये जो दिया हुआ पहले ही। ये फेजेंट्स आर शाई चार्मिंग बर्ड्स नोन फॉर देयर ब्रिलियंट प्लूमेज। और नीचे हमने पढ़ा हमने कि कहाँ का पाए जाते हैं, लार्जली इन द वर्ल्ड स्पेशली इन इंडिया। ये pheasants are from Asia. Scientists believe that all pheasants originated from the Himalayas. और यहाँ about a third of all the pheasants in the world are found in India. ये पॉइंट इसका बन जाता है यहाँ पर। फिर तो origin in Himalayas and spread in China, Myanmar, South and Southeast Asia, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ओरिजिन कहाँ इनकी स्पीशीज की ओरिजिन कहाँ पर हुई? in originated from the Himalayas. All scientists believe that all pheasants originated from the Himalayas and then scattered into Tibet, China, Myanmar, South and Southeast Asia. ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यही हमने यहाँ पर पॉइंट निकाला, origin in Himalayas and spread in China, Myanmar, South and Southeast Asia. पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर ये बर्ड्स का है गैलीफॉर्मिस, गेम बर्ड्स अभी हमने पढ़ा। तो फैमिली इनकी फेजिनिडे, ये यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर द फेजेंट्स बिलोंग टू द ऑर्डर गैलीफॉर्मिस, जिनको गेम बर्ड्स कहते हैं, एंड फैमिली फेजिनिडे।
ये आगे एक्सप्लेन किया गैलीफॉर्मिस क्या है। द गैलीफॉर्मिस आर नोन एज गेम बर्ड्स, और इसमें इंक्लूडेड है क्या है, ये दिए हैं 5-6 नाम इनके बर्ड्स के। तो ये अगला पॉइंट। फिर नंबर 4 है नंबर ऑफ स्पीशीज 51 ESI चार्ट के मुताबिक। ESI ने जो पेश किया चार्ट उसके मुताबिक, यानी कि एनवायरनमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो पेश किया इसका चार्ट, तो उसके मुताबिक कितना काउंट है 51 स्पीशीज ऑफ फेजेंट्स इन द वर्ल्ड, एंड दीज आर शोन इन द आइडेंटिफिकेशन चार्ट ब्रॉट आउट बाय द एनवायरनमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो किसने ब्रिंग किया फॉरवर्डिंग इनको, चार्ट किसने लाया, एनवायरनमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ESI ने। पर्पज ऑफ ESI चार्ट, इसका क्या पर्पज था, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्कूल एको क्लब्स अंडर NGC, बच्चों को सिखाने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये पर्पज था इसका। द पर्पज ऑफ दिस चार्ट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मेंबर्स ऑफ द स्कूल एको क्लब्स अंडर द नेशनल ग्रीन कॉर्प्स या NGC। ये NGC यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा। पॉइंट नंबर 6, पीकॉक इंडियाज नेशनल बर्ड, मेंबर ऑफ दिस फैमिली रिप्रेजेंटेड इन इंडियन आर्ट कल्चर एंड फोकलोर। ये लास्ट वाला पॉइंट। About a third of all the pheasants in the world are found in India. The male blue peafowl, the peacock, is the best known member of the pheasant family and is India's national bird. It occupies a prominent place in India's art, culture and folklore. यही पॉइंट हमने यहाँ अलग कर दिया। ये आ गया पूरा इसके सारे पॉइंट्स। अब इसको मैंने एब्रीविएशन फॉर्मेट में नहीं लिखा है, मैंने पूरे स्क्रीन पर इसको लिख लिया। आप इसको वैसे भी कर सकते हो शॉर्ट करके, तो इसमें भी कोई सब पॉइंट्स नहीं है इस एग्जांपल में भी, तो सीधी है। अगर आप एब्रीवेटेड फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो फिर वही है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए मैं कौन सी एब्रीवेशन यूज़ करूँगा, और साथ में उसी तरह से की आप एक डेवलप करोगे जिसके ज़रिए से आप दिखाओगे वो एब्रीवेशन जो है किस वर्ड के लिए स्टैंड करती है, कौन सा वर्ड, मतलब विच एब्रीवेशन स्टैंड्स फॉर विच वर्ड, वो आप लिखोगे तो फिर जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि ये हाँ ये इस तरह से एब्रीवेशन है। तो हम अब इसके लास्ट स्टेप पे हैं, स्टेप 6 पे। तो ये अब लिखे हुए हैं इसके सारे स्टेप्स 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने यहाँ से निकाले, जो अभी मैंने कहा था कि हमने यहाँ इनको अंडरलाइन किया है पहले ही। तो ये यहाँ से ये स्टेप्स निकल के आते हैं। पहला स्टेप बनता है फेजेंट्स शाई बर्ड्स विद ब्राइट प्लूमेज फाउंड लार्जली इन एशिया स्पेशली इंडिया। अब यहाँ जब हमने ये एक फेजेंट्स के पास साथ तो इसका टाइटल है, लेकिन फाउंड कहाँ है, एशिया पार्टिकुलरली इंडिया 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसी का पॉइंट बनाया। अब यहाँ पर फेजेंट्स शाई बर्ड्स विद ब्राइट प्लूमेज फाउंड लार्जली इन एशिया स्पेशली इंडिया। तो एक्चुअली ये यहाँ पर इसी तरह से लिखा हुआ, फेजेंट्स आर शाई चार्मिंग बर्ड्स नोन फॉर देयर ब्रिलियंट प्लूमेज। तो इसको शॉर्ट करके सीधा लिखा गया, फेजेंट्स शाई बर्ड्स विद ब्राइट प्लूमेज फाउंड लार्जली इन एशिया स्पेशली इंडिया। फिर दूसरा स्टेप है ओरिजिन इन हिमालयाज एंड स्प्रेड इन चाइना म्यांमार साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये जो हमारा यहाँ दूसरा पॉइंट था ओरिजिन इनकी हिमालयाज में है, और फिर थोड़ी सी ये जो यहाँ हमने अंडरलाइन किया है उसमें डिटेल निकली, ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयाज, फेजेंट्स आर फ्रॉम एशिया, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयाज, और उसके बाद ये आगे लिखा है एंड देन स्कैटर्ड इनटू तिब्बत चाइना म्यांमार साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो इसी से ये पॉइंट अब बना, ओरिजिन इन हिमालयन स्प्रेड इन चाइना म्यांमार साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। पॉइंट नंबर 3 ऑर्डर गैलीफॉर्मिस गेम बर्ड्स फैमिली फेजिनिडी। तो ये गेम बर्ड्स हैं गैलीफॉर्मिस के मतलब इनका ऑर्डर जो है वो गैलीफॉर्मिस है। बायोलॉजिकल जो मतलब नेमिंग सिस्टम है वो जो उस हिसाब से जो उन्होंने जो तरतीब दिया है बायोलॉजी में, उसमें इनको ऑर्डर दे दिया गया है गैलीफॉर्मिस,
और फैमिली दी गई है फेजिनिडी। ये बर्ड्स जितने भी फेजेंट्स हैं उसमें ही आते हैं। तो ये बेसिकली वही बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन हमने इसको पॉइंट में लाया है और ये यहाँ एक्चुअली लिखा हुआ है। द फेजेंट्स बिलोंग टू द ऑर्डर गैलीफॉर्मिस एंड फैमिली फेजिनिडे। ये एक्सप्लेनेशन है। गैलीफॉर्मिस आर नोन एज गेम बर्ड्स और इसमें इंक्लूड है ये फेजेंट्स, पार्ट्रिजेस, क्वेल्स, ग्राउस, फ्रैंकोलिन्स, टर्कीज एंड मेगापॉड्स। ये इसकी मिसालें हैं गैलीफॉर्मिस की, और यहाँ हमने सीधा गैलीफॉर्मिस का नाम लिया, पॉइंट 3 बन गया और इसमें फैमिली फेजिनिडी दे दी। पॉइंट नंबर 4 है नंबर ऑफ स्पीशीज 51 ESI चार्ट के मुताबिक। ESI चार्ट मतलब एनवायरनमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चार्ट के मुताबिक इसमें कितनी स्पीशीज हैं? 51 स्पीशीज। ये इसमें पॉइंट हमने पहले अंडरलाइन किया था, तो यहाँ हमने वही इसको नोट करके लिखा। पॉइंट नंबर 5 पर्पस ऑफ ESI चार्ट। यहाँ ये याद रखो, देखो ये ESI हमने यूज़ किया लेकिन ये पूरा नाम यूज़ नहीं किया, एनवायरनमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को यूज़ नहीं किया। और ये शॉर्टकट्स जो है एब्रिविएशंस का खास यूज़ इसलिए होता है कि नोट मेकिंग में जितना थोड़ा लिखा जाए उतना अच्छा है। अब पर्पस ऑफ ESI चार्ट क्या है? एनवायरमेंटल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पर्पस, जो चार्ट बनाने का पर्पस क्या है वो भी यहाँ हमने पढ़ा पहले ही। द पर्पस ऑफ दिस चार्ट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मेंबर्स ऑफ द स्कूल एको क्लब्स अंडर द नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। तो ये हमने यहाँ इसको पॉइंट आउट किया। पर्पस ऑफ ESI चार्ट क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्कूल एको क्लब्स अंडर NGC, वही है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स NGC। यहाँ भी वही एब्रिविएशन का यूज है। पॉइंट नंबर 6 पीकॉक इंडियाज नेशनल बर्ड, मेंबर ऑफ दिस फैमिली, रिप्रेजेंटेड इन इंडियन आर्ट, कल्चर एंड फोकलोर। ये लास्ट पॉइंट है इसका, और ये हमने यहाँ पढ़ा कि द पीकॉक इज द बेस्ट नोन मेंबर ऑफ द फेजेंट फैमिली एंड इज इंडियाज नेशनल बर्ड। तो इसमें ये आगे भी लिखा हुआ है, इट ऑक्युपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडियाज आर्ट, कल्चर एंड फोकलोर। तो ये लास्ट पॉइंट बना इसका। तो इस तरह से 6 के 6 पॉइंट्स आते हैं, हमने लिख लिए। अब वही अगर सब पॉइंट्स होते तो फिर हमने फॉर्मेट में उसी तरह से यूज़ करना था जिस तरह से पहले मैंने बताया कि कैसे वो जो फॉर्मेट है इसको नोट्स के लिखने का उसी अंदाज में हमने डाल देना था इसको। लेकिन चूँकि स्ट्रेट पॉइंट्स हैं ये फॉर्मेट, तो अब चूँकि हमारे पास ये सब पॉइंट्स कोई नहीं है इसलिए 1 2 3 4 5 6 जो है वो डायरेक्ट आया लिख के, हमें ज़रूरत नहीं आई ये फॉर्मेट को चेंज करने की। ये आया इसकी डिटेल जो हमने 6 पॉइंट्स लिखे, और ये हम इसको लिख रहे हैं ये जो मतलब फॉन्ट चेंज करके इस तरह का अंदाज जैसे स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो ये हमारी 3 की 3 मिसालें जो हमने दे दी थी। अब हम आगे आते हैं कि किस तरह से नोट मेकिंग हेल्प करता है समराइजिंग के लिए, मतलब समरी बनाने के लिए किस तरह से नोट मेकिंग हेल्प करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यह हम आते हैं इसके एक कंसेप्ट क्लियरेंस पे। आपके जो खास करके इस नोट मेकिंग के साथ एक और कंफ्यूजिंग टर्म है नोट टेकिंग। तो यहाँ स्क्रीन पर जैसे कि मैंने लिखा है नोट मेकिंग और नोट टेकिंग। व्हाट इज नोट मेकिंग एंड व्हाट इज नोट टेकिंग? व्हाट इज नोट मेकिंग, व्हाट इज नोट टेकिंग? ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में कंफ्यूज किए जाते हैं। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग को मतलब कंफ्यूज किया जाता है, तो एक क्या है दूसरा क्या है। तो बुनियादी तौर से अभी जो आपने पढ़ा पीछे जो लेक्चर मैंने बताया कि आपके पास कोई पैसेज है, कोई टेक्स्ट है, जब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उस टेक्स्ट उस पैसेज को
उस टॉपिक को समझने की कोशिश करो तो उसमें से क्या करते हैं, फिर उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप निकालते हो। उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ज़रिए आप टेक्स्ट को समझ जाते हो। टेक्स्ट को समझने के लिए ओवरऑल वो टेक्स्ट क्या बोल रही, वो टॉपिक क्या है क्या नहीं है, उसमें से जो पॉइंट्स निकाले जाते हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब फॉर्मेट ये रखो, वो फॉर्मेट रखो, बगैर फॉर्मेट के लिखो, कोई किसी तरह से भी लिखो, ये वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन जब आपने पॉइंट्स निकाले तो ये पॉइंट्स निकालने का प्रोसेस जो है ये है नोट मेकिंग। क्योंकि आप उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं नोट मेकिंग, जो अभी तक हमने डिस्कस किया पीछे। दूसरा कंफ्यूजिंग जो इसके साथ कंसेप्ट है वो है नोट टेकिंग। एक्चुअली नोट टेकिंग जो होता है वो चीज़ों को याद रखने के लिए होता है। फर्ज करो आप एक लेक्चर सुन रहे हो, तो जैसे कि अभी मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो if you are noting down important points while attending a lecture on a topic by someone, you are in a process of note taking. But if same lecture is before you as a written text and you are trying to understand it point by point by extracting important points of it, you are in a process of note making. यानी अगर आप किसी if you are noting down important points while attending a lecture on a topic, अगर आप एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो एक टॉपिक पर, बाय समवन, कोई मतलब आपके सामने लेक्चर कर रहा है टॉपिक, फर्ज करो आपका लेक्चरर, आपका टीचर आपके सामने एक लेक्चर दे रहा है एक टॉपिक पर, और एंड यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ नोट टेकिंग। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहे हो तो आपका जो ये काम है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना, आप अपनी नोटबुक पे लिख रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप जो ये काम कर रहे हो यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ नोट टेकिंग। लेकिन अगर आप उसी लेक्चर का टेक्स्ट अब आपके सामने, अब वो लेक्चर हो चुका है, उसको एक किताबी शक्ल में या एक डॉक्यूमेंट में आपके सामने डाल दिया गया है, वही आपके सामने एक टॉपिक के शक्ल में, एक ऐसे की शक्ल में आपके सामने है, तो अब अगर आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, वहां से उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, याद रखने की नहीं, याद रखने के लिए नहीं आप कोशिश कर रहे हो, वो तो लेक्चर के दौरान में आप याद रखने की कोशिश कर रहे थे, पॉइंट्स के क्या बोल रहा, तो उस वक्त आप वो नोट कर रहे थे तो याद रखने के लिए। लेकिन अब उसी टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आपके सामने है, उस टेक्स्ट वो आपके अपने लेक्चर नहीं सुना है, वो लेक्चर मतलब एक नई टेक्स्ट आपके सामने है, उस लेक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हो आप। उस वक्त देख रहे हो कि क्या बताया है इसने, क्या कहना चाहता है ये लेक्चरर, इसका टॉपिक किस बात की बात करता है। अगर आप उसमें से आप नोट्स निकाल रहे हो इंपॉर्टेंट नोट्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए पॉइंट्स लिख रहे हो 1 2 3 4 के जरिए, या बगैर 1 2 3 4 के भी हो सकता है। जैसे कि आजकल बुलेटिन का अंदाजा बुलेट बना के, जैसे यहाँ मैंने एक बुलेट डाल दिया है, तो ये इस तरह से कोई किसी तरह से तरीके से आप पॉइंट्स को निकाल रहे, एक तरतीब में डाल रहे हो, तो एक्चुअली आप इस अमल को कर रहे हो नोट मेकिंग के जरिए। यानी ये प्रोसेस जो है नोट मेकिंग का प्रोसेस है। आप चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को समझने के, चीज़ों को याद रखने के लिए नोट टेकिंग करते हो, चीज़ों को समझने के लिए नोट मेकिंग करते हो। सिंपल, समझने के लिए नोट मेकिंग, याद रखने के लिए नोट टेकिंग। और नोट टेकिंग आमतौर से स्पोकन जो होता है, स्पोकन वर्ड के लिए आप नोट टेकिंग करते हो, और जब आप रिटन वर्ड में से पॉइंट्स निकालते हो उसके समझने के लिए, तो वो नोट मेकिंग होती है। तो ये इस तरह से ये मेरे ख्याल से अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी ये 2 पॉइंट्स की। हम आते हैं अब आगे समराइजिंग।